हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ रश्मि। आज हम लोग देखने वाले हैं अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जी हाँ, मार्च का भी बाकी है, मुझे याद है, लेकिन क्योंकि अगस्त का भी करंट अफेयर्स कवर करना है तो मैंने सोचा पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। आर्ट एंड कल्चर में आज हम लोग देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है और अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कशन हो रही है, तो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे नागा नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे फोकस किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कितनी तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर जनरली मिलते हैं और साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मिलते हैं। फिर भी कुछ लोकेशंस में डिफरेंस आया है, जैसे कि कर्नाटका में हम्पी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी मिलता है। करंट अफेयर्स जो यूपीएससी का सबसे मेजर पोर्शन होता है और स्टैटिक पोर्शन के भी क्वेश्चन यूपीएससी में करंट अफेयर्स पे फोकस करके आता है। उसके लिए चिंता नहीं करें, क्योंकि कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, इनसाइट कर रहे हो, विजन कर रहे हो या किसी और भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो, सबकी कोशिश यही होती है कि वो स्टैटिक पोर्शन भी आपको कवर कर दे। ठीक है, मैंने भी आपको रविदास और बहुत सारे किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं जरूर करूंगी कवर और कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राम मंदिर जो निर्माण होने वाला है वो नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे फोकस है। अब नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है और वो कैसे द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से अलग है, उस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमेशा एक अपलैंड होता है, अप्रेस प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, आप मंदिर जाते हो तो मंदिर हमेशा क्या होता है कि काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है, थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, क्योंकि हम भगवान का स्थान अपने से ऊंचा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया गया है। यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊपर बनाया गया है, उसको कहते हैं जगती। जगती, ठीक है। टेम्पल में जो जब आप टेम्पल देखते होगे तो टेम्पल के ऊपर में कलश जैसा होता है, उसको यहाँ पे कहते हैं अमलक। ठीक है, शिखर कहते हैं जो ट्रायंगल शेप के होते हैं टेम्पल में, उसको शिखर कहते हैं। भगवान का स्थान काफी महत्व होता है, इसीलिए जहाँ पे भगवान वास करते हैं, जो मेन गॉड होते हैं किसी टेम्पल में, जैसे कि लिंगराज टेम्पल में भगवान शिव मेन हुए, वैसे ही हर टेम्पल के एक भगवान हमारे मेन होते हैं। तो जो मेन भगवान होते हैं उनका जहाँ पे घर होता है उसको कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, जो मेन गर्भगृह है यानी जो मेन भगवान है उनकी जो मूर्ति स्थापित की जाती है, उसके ऊपर में जो उनका ट्रायंगल शेप के जो हम लोग बनाते हैं मंदिर में, उसको कहते हैं शिखर। उसके अलावा जितने भी होते हैं, क्योंकि और भी भगवान होते हैं, जैसे राम सीता के साथ लक्ष्मण का भी लगाया जाता है। हमारे यहाँ कल्चर है कि डिफरेंट भगवान के, एक भगवान के साथ मेन भगवान होते हैं, उसके साथ बहुत सारे भगवान का मूर्ति स्थापित की जाती है। तो वैसे जो होते हैं उनको जो अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग हम शिखर निर्माण करते हैं, उन शिखर को मंडप कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा प्रगति, गर्भगृह, अमलक, शिखर, मंडप। अब हम लोग देखते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है डिफरेंस द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें होता है गोपुरम। गोपुरम यानी गेटवे। जितने भी साउथ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर गोपुरम होता है यानी प्रॉपर गेटवे होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है वाटर टैंक, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी। पानी की अवेलेबिलिटी जो है वाटर टैंक, वो साउथ इंडिया के टेम्पल्स में जनरली मिलती है, जो भी द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करता है। एक प्रॉपर पब्लिक प्लेस होता है जिसको हॉल कहा जाता है, उसे मंडप कहा जाता है, जहाँ पे घूमा जाता है। जैसे आपने देखा कि नॉर्थ इंडिया में प्रदक्षिणा पाथ होता है, जहाँ पे लोग भ्रमण करते हैं, भगवान के चारों घूमते हैं। उसी तरह से साउथ इंडिया में जो है टेम्पल और मेन टेम्पल यानी मेन डायटी, जहाँ पे भगवान का गर्भगृह है,
और गेट है उसके बीच में भी बहुत कुछ होता है, जैसे वाटर टैंक, और उसके अलावा होता है मंडप, जहाँ पे पब्लिक प्लेस माना जाता है। जब मंदिर जाते हैं तो उस स्थान पे लोग खड़े होते हैं, तो उसको मंडप कहा जाता है। जो जहाँ पे मेन डाइटी रहती है यानी गर्भगृह जो होती है, वो वहाँ भी होता है साउथ इंडिया में। और गर्भगृह के ऊपर जिसे आपने शिखर देखा था नॉर्थ इंडिया में, उसको यहाँ पे विमान कहा जाता है। यानी जो ट्रायंगल शेप्ड होते हैं काफ़ी ऊंचा होता है साउथ इंडिया के टेम्पल में विमान, ठीक है। और विमान के ऊपर जो वहाँ पे अम्लक कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, उसको यहाँ पे शिखर कहा जाता है। नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अभी तक उड़ीसा, खुजराहो और सोलंकी रीजन में देखा गया है। यानी कि उड़ीसा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, खुजराहो और सोलंकी यानी कि वेस्टर्न इंडिया में देखा गया है नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बड़े बड़े टेम्पल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तुरंत देखा। शिखर, उसके ऊपर होता है कलश, उसके अलावा होता है प्रदक्षिणा पाथ, जहाँ पे भगवान के चारों तरफ घुमा जाता है, जहाँ पे मेन भगवान बसती है, जहाँ पे भगवान का वास होता है मेन डाइटी का, उसको गर्भगृह कहा जाता है। हाल में हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक का 100th डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। पिंगली वेंकैया काफ़ी न्यूज़ में थे क्योंकि उनका 2 अगस्त को जन्म दिवस था। इन्होंने हमारे फ्लैग को बनाया था, इसलिए इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में जापान ने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब का। 75 ईयर्स बीत गए हैं फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक जो 1945 में हुआ था 6 अगस्त को। हिरोशिमा सिटी पे डाला गया था ये बॉम्ब। हिरोशिमा पे जो डाला गया था उसको लिटिल बॉय कहा गया है, और जो नागासाकी पे डाला गया था उसको फैट मैन कहा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मिला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसमें बहुत सारी सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीसीएस एग्जाम के लिए। इसमें सबसे टॉप है इंदौर, जिसको क्लीनेस्ट सिटी का रैंक दिया गया है। ये 4th टाइम है जब इंदौर ने ये रैंक हासिल की है। उसके बाद जो है वो है सूरत और नवी मुंबई। छत्तीसगढ़ भी क्लीनेस्ट स्टेट की कैटेगरी में आता है। ये जो कैटेगरी है स्टेट विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, उस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ आएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ जो आया है वो स्टेट विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में आया है, और जो लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में स्टेट आया है क्लीनेस्ट स्टेट, वो है झारखंड, ठीक है। और क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी आया है न्यू दिल्ली, और अहमदाबाद आया है क्लीनेस्ट मेगा सिटी में। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर काफ़ी न्यूज़ में था पूरे साल, तो जिस तरह से पूरे साल मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता ही है, वैसा ही है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर पूरे साल न्यूज़ में था तो उसे अवार्ड मिल गया क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी, यानी सबसे छोटा क्लीन सिटी। बेंगलुरु जो है वो बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिलता है मेगा सिटी कैटेगरी में। अगर क्लीनेस्ट टाउन अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा की बात की जाए तो वाराणसी आया है, पटना नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि कौन सा ऐसा सिटी है जो जहाँ पे मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन है सिटी को क्लीन रखने में, तो वो है शाहजहांपुर।
क्लीननेस मेगा सिटी मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन में अहमदाबाद आता है। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है बेंगलुरु को। मैसूर जो काफी खूबसूरत शहर है, क्लीन सिटी है, उसको मीडियम साइज सिटी में अवार्ड दिया गया है। इस सर्वे को कंडक्ट किया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1997 में। जियोथर्मल स्प्रिंग जो हिमालय में है, वहां से कौन सा गैस रिलीज होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेते हैं सबसे पहले तो नीड टू अमेंड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऐसे बोबडे, उन्होंने कहा कि सिर्फ जजमेंट इंग्लिश और हिंदी में नहीं, दूसरे भाषा में भी होने चाहिए। तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है देखते हैं। तो आर्टिकल 348 याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने भी जजमेंट हो वो इंग्लिश ही लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 348 का 1 क्लॉज कहता है। आर्टिकल 348 का 2 क्लॉज कहता है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के कंसर्न से हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में ऑफिशियल वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा, जो प्रॉपर प्रोसीडिंग होगी, वो इंग्लिश भाषा में होनी चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको अमेंड करने की बात चल रही है, वो है एक्ट ऑफ 1963। वो कहता है कि हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कंसर्न से। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट या अदर कोर्ट में जजमेंट, यानी कि हाई कोर्ट में जजमेंट दिया जा सकता है दूसरे भाषा में अगर अमेंड किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में तो कंडक्ट हो जाता है, जैसे हिंदी भाषा में भी जजमेंट की कॉपी दी जाती है, लेकिन क्योंकि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन वर्नकुलर लैंग्वेज यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में नहीं कम्युनिकेट किया जाता है। उसके लिए 1963 के एक्ट को अमेंड करना जरूरी है। सिक्योरिटी पिटीशन काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जो कि एक एडवोकेट हैं, उनको गिल्टी पाया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो इसके अगेंस्ट प्रशांत भूषण जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किए हैं। क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन की बात अगर करें तो सबसे पहले याद आना चाहिए हमें केस रूपा अशोक हुर्रा और अशोक हुर्रा एंड अनदर केस 2002, जिसमें ये बात कही गई कि अगर कभी भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो तो ये अधिकार दिया जाता है कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, और क्यूरेटिव पिटीशन की एग्जैक्ट आएगा आपसे आर्टिकल के किस आर्टिकल में क्यूरेटिव पिटीशन की बात कही गई है, तो वो है आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 137 याद रखिएगा, वो है 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्यूरेटिव पिटीशन की बात करता है, और आर्टिकल 145 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। पहले तो देखते हैं 6th शेड्यूल। अरुणाचल ग्रुप्स पुश फॉर 6th शेड्यूल स्टेटस, यानी अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि वो 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल में चला जाए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है, उसके बाद देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। अगर 6th शेड्यूल की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा टी मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया है, टी मैम एक कोड है जिससे आप याद रख सकते हो। टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, ए फॉर आसाम एंड एम फॉर मेघालय। ठीक है, टी मैम से 6th शेड्यूल याद रहेगा आपको। 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस ये है कि 6th शेड्यूल में लोकल लोगों को, लोकल इंडिजिनियस लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है कंपेयर टू 5th शेड्यूल, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि वो 6th शेड्यूल में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है 6th शेड्यूल में। तो सबसे पहले प्रोविजन है कि गवर्नर के पास ये अधिकार दिया जाता है कि गवर्नर
डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकता है वहाँ के कम्युनिटीज़ के अनुसार, यानी कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स है तो उस ट्राइब के लिए वो डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइडेड कर सकता है। ठीक है, द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स। ठीक है, और सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर जो होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, और बचे कितने, 26 मेंबर। और ये जो 26 मेंबर है उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के लोकल लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया जाता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश भी 6 शेड्यूल में आना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत सारा डिसीजन मेकिंग पावर मिलता है। कंपोजिशन हम लोग देखते हैं। पहले तो हम सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है कि गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन, और सारे ऑटोनोमस रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जिसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। उसमें से 26 मेंबर वहाँ के ही लोग होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं और 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा जो भी ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पे एक रीजनल काउंसिल भी होता है। ये जो काउंसिल्स होते हैं उनके पास बहुत सारा पावर होता है। वो लॉ बना सकते हैं लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, कैनल वाटर से रिलेटेड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, सोशल कस्टम से रिलेटेड। तो आप देख रहे हो कि कितना सारा पावर मिल जाता है वहाँ के लोकल कम्युनिटी को। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल होता है और विलेज काउंसिल भी होता है। जैसे कि नॉर्मल स्टेट में 3 टियर सिस्टम होता है, वैसे ही वहाँ होता है विलेज काउंसिल, रीजनल काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, विलेज काउंसिल जो होता है वहाँ पे विलेजर्स को बहुत सारा अधिकार दिया जाता है। आगे मिलते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।